पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज 2 हफ्ते के तातुल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस जो कि हुक्मरान खानदान के खिलाफ है उसकी समाअत दोबारा शुरू हुई। और जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हुई। इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसलिए कि वजीर आजम कौम से खिताब में कह चुके हैं कि जनाब तमाम सबूत मौजूद हैं, पार्लियामेंट में कह चुके हैं तमाम सबूत मौजूद हैं और रेलिवेंट फोरम पे पेश किए जाएंगे। ना सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान, हुकूमती वुज़रा ये बात कह चुके हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों और हुकूमती मेंबरान ये कहते आए हैं कि जनाब तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब हुई जब सलमान राजा साहब सवालों जवाब उनसे हो रहे थे, अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे और एक मौके पे उन्होंने कहा कि जनाब 40 साल पुराना रिकॉर्ड हम पेश नहीं कर सकते। जी हाँ, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा अदालत में। ना सिर्फ ये, जिस अदालत के बारे में कहते रहे कि जनाब हम अदालत के सामने सबमिट करते हैं, आज उसी अदालत की, अदालत उज़्मा की, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की ताकत को चैलेंज किया। उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट तो ये कर ही नहीं सकती। जी हाँ, वही अल्फाज जो किसी और अंदाज में स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने कहे थे। वो क्या अल्फाज थे वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि सलमान राजा साहब ने जो फाइल का एक काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी तगड़ा लगता है वैसे देखने में, ये दस्तावेजात पेश किए। इसमें असल में है क्या, उन्होंने क्या चीज़ें लगाई जिसको कहा गया, मरियम सफदर साहिबा की तरफ से ट्वीट भी आई कि जनाब ट्रेल इस्टेब्लिश, केस डिमोलिश्ड। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चिड़िया मौजूद है वो भी आपको बताएंगे। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली और डिफरेंट कमेटीज़ में हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम देने की कोशिश भी करते रहते हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज पता लगा जब अदालत की समाअत चल रही थी तो कभी आप सर पकड़ रहे थे, कभी आप मुस्कुरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, कभी महजूज हो रहे थे, क्या वजह थी ऐसी? सर, मुझे ये तो समझ में आता है कि हम सियासी मुखालफीन हैं तो हम जाके ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म या उनके ख़ानदान वाले जो हैं वो सच नहीं बोल रहे। कुछ मीडिया के नकाद भी ऐसा कहते हैं। लेकिन महसूस में आज इसलिए हो रहा था कि ये वज़ीर आज़म के और उनके ख़ानदान के जो वकील हैं उन्होंने एक काम अब वो तवत्तुर से करने लगे। वो आके ये बोलते हैं कि मेरे मौक्कल ने झूठ बोला। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि जनाब मेरे जो क्लाइंट हैं यानी हुसैन नवाज साहब, उन्होंने तो मॉर्गेज इन फ्लैट्स के ऊपर लिया 2008 में। तो जज साहब ने चौंक के कहा कि जी उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये तो मैंने खरीदे ही मॉर्गेज से। उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो मॉर्गेज की बात कर ही नहीं सकते, वो हसन नवाज की कोई प्रॉपर्टीज की बात हुई। ट्रांसक्रिप्ट निकाल ली गई। ट्रांसक्रिप्ट जो निकाली गई तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टी, पहले उन्होंने कहा हमने, फिर उन्होंने कहा मैंने ये प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करके यानी कर्जा लेके खरीदी थी। तो सलमान अकरम राजा साहब से ये मतलब मेरा दिल कर रहा था पूछने का कि जनाब ये आप पीटीआई के वकील हैं या वजीर आजम के खानदान के, आप झूठा साबित करने में क्यों तुले में? वो और बात है कि कसर वैसे नहीं छोड़ी मियाँ साहब और उनके खानदान ने, वो कौम को वैसे ही सब पता चल चुका है कि कितना झूठ बोला गया है। तो एक तो वो थी। दूसरी बात जो बिल्कुल जो आप अपने इब्तदाइये के अंदर भी कह रहे थे, मेरे वो बोलते थे और मेरे दिमाग में मियाँ साहब के वो पुरजोश लहजे के साथ जो कौमी असेंबली में उन्होंने कहा था वो मेरे जहन में आ जाता था, मैं हंसना शुरू कर देता था। क्या कहा था जी उन्होंने? ये हैं वो जराए जिनसे ये असासे खरीदे गए और जनाब स्पीकर तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं जद्दा और दुबई की। दुबई जनाब सलमान अकरम राजा साहब की इतला के लिए अर्ज है कि आज से 37 साल पहले बेच दी गई थी। वो कह रहे थे, वो 40 साल की नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे 2006 से मुझे पहले का नहीं पता, मुझे तो 1999 के भी दस्तावेजात नहीं मिल रहे। यानी कि 2006 में जो फ्लैट खरीदे गए 1999 में उनका रिकॉर्ड गायब हो गया। वो कह रहे हैं आर्गुमेंट था। वो उन्होंने कहा जी कि वो तो मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ जो लगा तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट भी उठा लिए गए, ज़हनी अजियत भी दी गई। मुशर्रफ साहब को कैसे पता लगा कि 2006 में इन्होंने फ्लैट लेने हैं? सर ये देखे ना, कमाल की बात है कि वो मुशर्रफ साहब को भी पता चल गया, ये रहमान मलिक को भी अपनी रिपोर्ट के अंदर पता चल गया था, ये बीबीसी को भी पता चल गया था, उन्होंने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी। कमाल। साहब ने पहले से पेशनगोई करके पूरी तफसील उन्होंने लिखा दी कोर्ट के अंदर। ये कमाल वैसे वाकई में बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक वो मोहम्मद जासिम साहब का भी जिक्र आया जिनसे 2006 में इन्होंने फ्लैट्स लिए, उनके भाई और वालिद साहब के इंतकाल की तारीखें भी पूछी गई। आज उनके बारे में भी पूछा गया था। उन्होंने
वो एक चीज जो थी उसमें चले हम इतनी गुंजाइश देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जो जासिम साहब और जो मियां शरीफ के ताल्लुकात थे आपस में, उसके ऊपर मैं आपको कागजात कोई नहीं पेश कर सकता। लेकिन हम तो उसके बहुत बाद की तफसील की बात कर रहे थे। हम तो सवाल, हम क्या जज साहबान जो सवाल पूछ रहे थे, फ्लैट 1993 में खरीदे गए, मोहम्मद जासिम साहब का इंतकाल 1991 में हुआ, ऐसी कोई बात हुई? जी उनके वालिद साहब का जो इंतकाल हो गया था, फिर उनके उन्होंने कहा कि बेटे का हुआ, फिर भाई का भी इंतकाल हो गया था, फिर ये दूसरे भाई हैं जो अब उनको संभाल रहे हैं। सीना गैजेट से चीजें चल रही हैं। लेकिन वही कमाल की बात यह है कि इंतकाल हो गया, जिनके साथ वो जुबानी जमा खर्च के ऊपर काम हो गया, और किसकी हम बात करें, हम करोड़ों रुपयों की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी रकम की नहीं माने, करोड़ों रुपए का। 1980 में कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें तो उन्होंने वो बड़ा टेबल बना के लिखा है, वो बड़ा मजा का खेज टेबल है। उसमें से दो चीजें जो है ना बड़ी अयान नजर आती हैं हमें। एक तो 1980 में वो पैसा उन्होंने जमा कराया, करोड़ों रुपए उनको दिए, 1999 तक 1 रुपया नहीं उससे निकाला, 19 साल 1 रुपया नहीं निकाला। को पूछा नहीं भाई कि ये किस तरीके से इसमें मुनाफा मिलेगा, कितना मुनाफा होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज जो इसके अंदर जो जबरदस्त है वो ये है कि वो 3 सवाल जिनका जवाब केस के अंदर इनके पास बन नहीं रहा था। पैसा जी उधर से वहां पे किधर से आया था, ये जो 99 के अंदर जो सेटलमेंट लंदन की हुदैबिया की जो सेटलमेंट थी, उसका पैसा कहां से आया था, जद्दा में स्टील मिल खरीदने का पैसा कहां से आया था, और ये मेफेयर के अपार्टमेंट पैसा। कमाल देखें कि 1980 से 2006 की जनवरी तक वो मुआहदा रहा, 26 साल में सिर्फ 3 चीजों के लिए पैसा, और सॉरी चौथा भी था, हसन नवाज ने जो प्रॉपर्टीज खरीदी जो उन्होंने 2002 से खरीदनी शुरू कर दी थी, उसका पैसा कहां से आया। तो ये 4 ही सिर्फ चीजें हैं जिनके लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ। बाकी 26 साल में जिस चीज के बारे में इस केस में सवाल नहीं पूछा गया, उसके लिए कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, हार्वर्ड से पढ़े हुए सलमान अकरम राजा साहब जो असगर खान केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले चुके हैं, उन्होंने ये तगड़ी मोटी तगड़ी ताज़ी फाइल जो जमा करवाई, इसमें कुछ दस्तावेजात बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। क्या दस्तावेजात हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। बिल आखिर आज शरीफ खानदान के तीसरे वकील सलमान अकरम राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि 40-45 साल का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सलमान राजा साहब का सिर्फ ये बयान ही अदालत समेत पूरी कौम को हैरत में मुब्तला करने के लिए काफी है, क्योंकि वजीर आजम पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि तमाम के तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कतई अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। यही नहीं बल्कि मरियम सफदर साहिबा भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कह चुकी कि मनी ट्रेल दे दिया गया और केस खत्म। जबकि अदालत में नवाज शरीफ के वकील कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं, दूसरे वकील देंगे। मरियम सफदर के वकील फरमाते हैं कि हसन और हुसैन के वकील सबूत देंगे। और अब सलमान राजा साहब का कहना है कि रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं तो क्या दें, यानी कि जनाब दस्तावेजात नहीं हैं, हम नहीं बता सकते, ना ही हम दिखा सकते हैं। हालांकि 70 की दिहाई में खरीदी और बेची जाने वाली गल्फ स्टील मिल के तो दस्तावेजात शरीफ खानदान को मिल गए, मगर जो मनी ट्रेल अदालत मांग रही है उसके लिए मिला भी तो सिर्फ एक कतरी खत, एक नहीं 2 कतरी खत। और इस कतरी खत ने मालूम नहीं अदालत में क्या साबित किया, मगर पाकिस्तानी अवाम पर यह जरूर आश्कार कर दिया कि शरीफ खानदान और कतरी खानदान कारोबारी साथी यानी बिजनेस पार्टनर्स हैं। और वजीर आजम नवाज शरीफ हुकूमत में आकर
अपने ही कारोबारी साथी को हुकूमती ठेके देते रहे। पनामा लीक्स होने के बाद हुक्मरान जमात बयानात देती रही कि तमाम सबूत मौजूद हैं। ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीकाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। हम अपने दलाइल के साथ साबित करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, मैडम मरियम सफदर और उनकी पूरी फैमिली बेगुनाह हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एक फिगर, एक एक दस्तावेज के पीछे एक पूरे सच्चाई के ऊपर मबनी सबूत मौजूद हैं और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो जो चाहेगी वो पेश कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ये कहा अपनी तकरीर में, फ्लोर पे भी कहा कि मैं तमाम सबूत रेलेवेंट फोरम पे लेकर आऊँगा और ये फोरम मौजूद है और तमाम बातें यहीं पे होंगी। हमने अपने हक़ में जो सबूत जमा कराए हैं, जो पूरी मनी ट्रेल दी है, वो इनके तमाम इल्ज़ामात के हवाले से मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह जवाब रखते हैं हम, और मुकम्मल सबूत के साथ हम आए हैं अदालत में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मज़ीद शवाहिद मैं मुस्तनद फोरम के ऊपर पेश करूँगा, जो भी फोरम हुआ। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई हो रही है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने तमाम दस्तावेज, तमाम एविडेंस पेश कर दिए हैं। 1978 से लेके 2006 तक के तमाम कागजात हमने लगा के कोर्ट के सामने पेश किए। बाकी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 40 साल में अगर कोई डॉक्यूमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम जिस हद तक मुमकिन है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं। वो पूरा मनी ट्रेल भी साबित हो रहा है। खुद वजीर आजम ये कहते रहे कि सबूत मौजूद हैं और मैं और मेरा पूरा खानदान एहतसाब के लिए तैयार है। मैं एक मरतबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मगर आज सलमान राजा साहब, जो कि हसन और हुसैन के वकील हैं, ने अदालत में आकर जहां ये कहा कि मजीद दस्तावेजात फ्राहम करना मेरे मुवक्किल का काम नहीं, और साथ ही साथ शरीफ खानदान के बाकी दीगर वकला की तरह एक बार फिर अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या अदालत किसी इंक्वायरी के बगैर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। साथ ही साथ जज साहिबान को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी नहीं कर सकती, सिर्फ करवा सकती है। यानी कि सलमान राजा कह रहे थे कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का कोई इख्तियार ही नहीं। यानी वही दलील जो मुख्तलिफ अंदाज में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने दी। कोई भी शख्स झूठ की बुनियाद पर और झूठे इल्जामात और पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को क्या, एक MNA को भी डीसीट नहीं कर सकते। सलमान राजा साहब ने अदालत को दस्तावेजात पेश करने की बजाय कानूनी नुक्ते उठाए, मगर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने कहा कि 2006 में खरीदारी का रिकॉर्ड कहां है और यह रिकॉर्ड कब पेश करेंगे राजा साहब। साथ ही साथ कहा कि आप पहले दिन से इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं, दस्तावेजात हैं तो दिखाएं। इससे पहले भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बहुत मर्तबा शरीफ खानदान से सबूत मांग चुके हैं और वकला की आएं बाएं शाएं करने पर ये याद दहानी भी करवा चुके हैं कि वजीर आजम ने खुद कहा कि तमाम सबूत मौजूद हैं। इससे पहले अदालत ये भी नोट कर चुकी है कि जूं जूं केस आगे बढ़ रहा है
तू शरीफ खानदान दस्तावेजात तैयार करवाकर जमा करवाता जा रहा है। सीनियर बुकला के मुताबिक इस अमल को केस में इंप्रूवमेंट करना कहते हैं, जिसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि अदालत के सवालात को देखते हुए दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। दलाइल शुरू करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने एक मोटी तगड़ी फाइल भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और यह कहा गया था कि तमाम मनी ट्रेल अदालत में जमा करवा दिया गया है। अगर इस मोटी ताजी और तगड़ी फाइल का बगौर जायजा लिया जाए तो एक अहम चीज इस फाइल में है, कतरी शहजादे का दूसरा खत, जिसको शायद कोई भी इतना संजीदा नहीं ले रहा। 12 मिलियन दिरहम के कतर में हिसाब किताब का एक सादा कॉपी का सफा भी मौजूद है, जिस पर हुसैन नवाज के दादा अब्बू के 12 मिलियन दिरहम का हिसाब किताब लिखा है। अदालत इस हिसाब किताब को कितना संजीदा लेती है ये मालूम होना अभी बाकी है, मगर अगर आप पाकिस्तान के किसी भी गांव की छोटी सी किराने की दुकान में भी चले जाएं, तो उस दुकानदार का हिसाब किताब यकीनन इस दादा जान के हिसाब किताब से बेहतर होगा, जिस पर आपको सब मालूम हो सकेगा। मजीद आगे जाएं तो शहजी नकवी का बयान हल्फी है, जो कि 13 जनवरी 2017 यानी इसी साल 13 जनवरी को बनवाया गया, जिसमें शहजी नकवी ने लिखा है कि अल तौफीक के साथ मामला तय पा गए थे और रकम अदा कर दी गई थी, जो कि $8 मिलियन थे। कहां से आए, किसने दिए और क्यों दिए, ये नहीं लिखा। मालूम नहीं कि बयान हल्फी ही मनी ट्रेल होता है या कुछ और अगर शहजी नकवी का बयान हल्फी इतना अहम है तो इसहाक डार का अदालत के सामने इतराफी बयान कितना अहम समझा जाना चाहिए, जिसके मुतालिक सब कहते हैं कि असल मनी ट्रेल तो यही है। सलमान अकरम राजा ने मजीद दस्तावेजात में हुसैन नवाज की तरफ से लंदन में मौजूद किसी लॉरेंस रेडली को एक लिखा गया खत भी लगा रखा है, जिसमें हुसैन नवाज ने उनसे पूछा कि अगर आप बता सकें कि आपने किसके कहने पर उस वक्त फ्लैट खरीदे थे, और साथ ही ये भी कहा कि इसका जवाब जनाब सलमान राजा साहब को भिजवाया जाए, मगर घर का कोई पता दर्ज नहीं। मालूम नहीं सलमान राजा साहब को यह खत का जवाब कैसे मिला, क्योंकि इसका जवाब भी बहरहाल उन दस्तावेजात में शामिल है जिसमें रेडली साहब ने कहा कि फ्लैट तो ऑफशोर कंपनियों ने खरीदे थे और ये बात उन्होंने अपनी याददाश्त के सहारे कही। ये वही लॉरेंस रेडली का खत है कि जब अदालत में पेश किया गया था तो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने कहा था कि कौन है लॉरेंस रेडली। एक और कतरी खत की तरह मालूम होता है, ना कोई तारुफ और ना ही कुछ और। एक बयान जेरेमी फ्रीमैन की जानिब से भी है कि मरियम सफदर और हुसैन नवाज के दरमियान ट्रस्ट 4 फरवरी को बनाया गया। जेरेमी फ्रीमैन अलबत्ता ये नहीं बता सके कि 2 फरवरी को ट्रस्ट के दस्तावेजात जद्दा में थे तो 2 दिन में लंदन कैसे पहुंच गए। कौन सी ऐसी कोरियर कंपनी है जिसने इतनी बर्क रफ्तारी का मुजाहिरा किया, या फिर कोई कतरी जहाज भी इस्तेमाल हुआ। जेरेमी फ्रीमैन का एक और तारुफ भी है और वो ये कि 2001 से हसन नवाज की कंपनियों के दस्तावेजात पर जा बजा उनकी मोहर नजर आती है, यानी कि जेरेमी फ्रीमैन 2001 से हसन नवाज के वकील हैं। जेरेमी का यह खत या बयान 5 जनवरी 2017 यानी इसी साल 5 जनवरी को लिखा गया, यानी मुकदमे की समाअत शुरू होने के बाद। इन्हीं दस्तावेजात में आगे चलकर एक निहायत ही दिलचस्प दस्तावेज अरीना लिमिटेड की जानिब से हुसैन नवाज को लिखा गया एक खत है। 6 फरवरी 2006 को लिखा गया यह खत
फैसल टिवाना की तरफ से है, जिस पर लिखा गया कि हम आपकी तरफ से सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करेंगे और दोनों जायदादों की देखभाल भी। पावर प्ले ने 25 जनवरी को किए गए अपने प्रोग्राम में अरीना लिमिटेड के दस्तावेजात दिखाए थे, जिसमें यह भी बताया था कि अरीना लिमिटेड जब कायम की गई तो इसका पता फ्लैट नंबर 17 एवनफील्ड हाउस था। जी हां, हसन नवाज का पता, उसी फ्लैट का पता जिसका मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि अरीना लिमिटेड नामी एक कंपनी कायम होती है और उसका पता फ्लैट नंबर 17 एवनफील्ड हाउस लिखा हुआ है, और बाद में वही कंपनी इन फ्लैटों की देखभाल का जिम्मा उठा लेती है। और यही नहीं, मिनर्वा सर्विसेज का कस्टमर्स की मालूमात का जो फॉर्म है, उस पर भी राब्ते की ईमेल में फैसल टिवाना का ईमेल एड्रेस दर्ज है, जबकि दिया गया फोन नंबर मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह का है, जिसको पावर प्ले के शो में आरिफ अलवी ने मिलाकर कंफर्म भी किया। जो नंबर इसके अंदर है मिनर्वा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो उस नंबर को मैंने मिलाया। मैंने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो, उन्होंने कहा जाती उमरा से बोल रहा हूँ। मैंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का घर है, मगर नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद में हैं। तो ये मुझे जवाब मिला वहाँ से। फैसल टिवाना का ये ईमेल एड्रेस और वालिद साहब का रायवन का नंबर मरियम सफदर में मिनर्वा की खिदमात हासिल करते वक्त फॉर्म में दर्ज किया, और अब इसी ईमेल के जरिए फैसल टिवाना मुख्तलिफ कंपनियों को खत लिखकर शरीफ खानदान की सिफाइयां पेश कर रहे हैं। कितने हसीन इत्तेफाक हैं। जी नाज़रीन, कितने हसीन इत्तेफाकात हैं। और हार्वर्ड से पढ़ने के बाद, असगर खान केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला लेने के बाद, सलमान राजा साहब प्रोफेशनल वकील हैं, वो बेचारे करें भी तो क्या करें, और इनके आर्गूमेंट जो थे वो भी हम आपको बताएंगे। ये हसीन इत्तेफाकात का सिलसिला ये सलमान राजा साहब ने पेश किया। कितने मजबूत सबूत हैं। आपके पास तो कोई मनी ट्रेल है नहीं, उन्होंने कोई मनी ट्रेल पेश किया मलकियत तस्लीम करने के बाद। सर ये तो हम पहले तस्लीम कर चुके हैं कि मनी ट्रेल जो हकीकी मनी ट्रेल है, वो उसकी मुस्तनिद वाहिद जो दस्तावेज है वो मुस्लिम लीग नून नहीं पेश किया। ये तो हम पहले मान चुके हैं। यानी कि असद उमर साहब ने जो जैकेट पहनी हुई है, इसका मनी ट्रेल अरशद शरीफ नहीं दे सकता। नहीं, ये वो जो मनी ट्रेल है, वो मनी ट्रेल जनाब इसहाक डार साहब ने आज से कई साल पहले पेश की थी, वही वाहिद मुस्तनिद मनी ट्रेल है। तो इसका सेरा जो है खरीदने से पहले सन 2000 में ये फ्लैट खरीदने के तकरीबन 7 साल के बाद, वो तो कहते हैं 2006 में फ्लैट खरीदे। फ्लैट खरीदने के दावे से 6 साल पहले, लेकिन फ्लैट वाकई असल में खरीदने के 7 और 6 साल के बाद वो मनी ट्रेल। देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है ना, 140 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैंने इसको 3 दफा पढ़ा है। पहले मैंने एक जनरल रीडिंग की, फिर मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया की केसेस क्या है, फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करके पॉइंट बनाए। कोई 27-28 में मैं नईम बुखारी साहब के साथ बैठा था, तफसील लेने के एक पॉइंट लेके गया। यार आप सिर्फ यही पढ़ लेना तो आपको पता चल जाता है कि सलमान अकरम राजा के ऊपर जो आप लोग तनकीद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे, नहीं, अच्छे प्रोफेशनल आप नहीं करे। मैंने इसलिए दुरुस्त किया अपने आप को, तस्हीह की मैंने। सोशल मीडिया पे बहुत उनकी तनकीद हो रही है। भाई ये केस मैं आपको दे देता हूं। चाहिए था ना भी सलमान राजा इतना अच्छा वकील, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, केस भी किसका पकड़ा है हार्वर्ड से। आप मेरी बीवी वाली बात करेंगे यार, हार्वर्ड से पढ़ के शरीफों का वकील। तो आप इस केस के अंदर देखें, वो जो मनी ट्रेल है, वो जो 1 पेज का जो डॉक्यूमेंट बताया गया, जैसे मैं पहले कह रहा था कि अजीब हुस्न इत्तेफाक देखें, ये एक और हुस्न इत्तेफाक है। 26 साल की इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 4 चीजों के लिए पैसा निकाला गया, और ये 4 चीजें वो थी जिनके जवाब नहीं दिए जा रहे थे। और मजीद सवाल, वो जो 4 चीजों के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ, उससे आने पाई बराबर हो गए 26 साल की इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल, ये मैं आपको इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है हसन का, ये पढ़ लें। मैं वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो नाज़रीन को बताएंगे कि इस नोट में क्या लिखा हुआ है। और नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल अदालत में, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, कहते हैं जनाब अदालत उज़्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती। जब 184(3) को आप पढ़ें तो उसमें एक लफ्ज है कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सलमान अकरम राजा साहब शरीफ खानदान के वकील बनने से पहले अपने गैर जानिबदाराना ख्यालात में क्या कहते रहे, आज प्रोफेशनल उन्होंने जो आर्गूमेंट्स किए वो अभी आपको बताएंगे, और उनके गैर जानिबदाराना ख्यालात इस हवाले से क्या थे वो भी बताएंगे। और असद उमर साहब इस वक्त जो दस्तावेज पढ़ रहे हैं, जो रसीद पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब ने आज अदालती इख्तियारात को चैलेंज भी किया, वो भी बताते हैं। असद उमर साहब जब तक ये फाइल पढ़ रहे हैं, सलमान राजा साहब जब गैर जानिबदाराना तौर पे अपने ख्यालात से कौम को आगाह कर रहे थे, तो इंक्विजिशन का मतलब होता है कि अदालत खुद तहकीकात करने का इख्तियार रखती है कि नहीं। उस हवाले से क्या कहा सलमान राजा साहब ने, आइए जरा सुनते हैं। यह मामला तफ्तीश का है, इंक्विजिशन का है, इंक्विजिटोरियल है। अदालत ने अब यह फैसला किया और किसी ने उनके इस फैसले पे कोई एतराज नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि हम आपकी इस इख्तियार समाअत को चैलेंज करते हैं, नहीं मानते। दोनों फरीकैन मुत्तफिक हैं कि यह मामला अदालत के दायरा इख्तियार में है और अदालत को इस मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। ये एक दिलचस्प बात है यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने सुना, दोनों फरीकैन मुत्तफिक हैं। सलमान राजा साहब आज मुत्तफिक रहे कि नहीं? देखिए, वो मैं फिर वही बोलूँ ना, देखे हो क्या रहा है। जजेस उनको कहते हैं तमाम वकीलों को कि हकाइक पर आओ, दस्तावेज दिखाओ, सबूत दिखाओ। अब वो है कोई नहीं। आज आपने एक पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, एक मौका ऐसा आया था जहां सलमान अकरम राजा साहब ने अपने आप को शरीफ खानदान से अलग कर लिया। जब जज उनको कह रहे थे कि तुम हमें दस्तावेजात नहीं दे रहे हो, तुम छुपा रहे हो दस्तावेजात, तो उन्होंने 2 दफा जवाब देने के बाद तीसरी दफा यह कहा कि जी मैं नहीं रोक रहा हूं, मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपा रहा हूं, मैंने अपने मौक्कल से मांगी है, जो वो मुझे दे देता है मैं आपको दे देता हूं। तो उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से साफ कर दिया, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि जो दस्तावेजात चाहिए जमा करानी वो नहीं जमा करा रहे। और जज साहब ने, खोसा साहब ने भी आज, जैसे उन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा से पूछा कि आपको कानूनी इसका मतलब समझ में आता है ना, कि जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स, तो जो सबूत हैं वो अगर आपके पास हों या और ना दें आप, तो उसका मतलब क्या होता है। वो फंस गए बेचारे, अपनी अच्छे लॉयर हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कानूनी नुकात के अंदर उलझाया जाए, और उसी पे अभी खेल रहे हैं, और जिस पे मेरे ख्याल अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि इस पे बाद में आ जाएं। नाज़रीन, सलमान राजा साहब ने एक अरबी तहरीर का भी पेश की, साथ एक एक्सेल शीट जो कि आप घर में बना सकते हैं। ये वो रिकॉर्ड है जिस हवाले से, और इसके नीचे एक अंग्रेजी में नोट लिखा हुआ है, और ये नोट क्या है असद उमर साहब पढ़ चुके हैं। असद उमर साहब, ये क्या लिखा हुआ है? सर, नोट ये कहता है, उसका आसान उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूं, ये हसन नवाज साहब को एड्रेस्ड है, उनको लिए लिखा गया है। और जो साहब लिख रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी मैंने अपने फाइनेंस के बंदे से कुछ बनाए हैं, फाइनेंशियल्स मैंने कुछ तैयार करवाए हैं, जो मुझे बताया गया था उसकी बुनियाद पे, मतलब जुबानी सुने हुए की बुनियाद पे मैंने किया है। और जिस मुसीबत में हम फंस गए हैं, एग्जैक्ट अल्फाज हैं, What has been conveyed to me, that's the best given our situation। यानी होने तो फंस गए ने, जो बेहतरीन हो सकता है मैंने उसके लिहाज से कर दिया। आप अरशद, अगर ये पेज पता नहीं आप दिखा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये जो एक पेज, क्योंकि ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। एक्सेल शीट अदील राजा साहब जरा दिखाएं। 4 पॉइंट में इसके बारे में करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे केस का लुब्बे लुबाब ये आ गई है स्क्रीन। 2 चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 26 साल के अंदर सिर्फ वो चीजों के लिए खर्चा हुआ जो केस में सवालात उठाए गए, और वो जो खर्चा था वो आने पाई बराबर हो गया पूरी इन्वेस्टमेंट से। 2 और चीजें बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग है। ये हिसाब किताब जो है ये डॉलर के अंदर है, पैसे जमा कराए गए दरम, इन्वेस्टमेंट करनी थी कतर की रियल एस्टेट में। क्यों जी, पहले कतरी खत्म यही लिखा था ना। मियां शरीफ साहब का कोई रिकॉर्ड पेश हुआ कि वो कभी कतर भी गए? ये मैंने सुना है वकील साहब से कहते हुए, मैं इसकी खुद तस्दीक नहीं कर सकता कि मियां साहब कभी आज तक कतर गए नहीं थे। ठीक है ना, बात सारी जुबानी हो रही है, कोई दस्तावेजी काम नहीं हो रहा। डॉलरों के अंदर ये हिसाब दिया हुआ है। इसमें अगर आप पेमेंट देखें, आखिरी पेमेंट $8 मिलियन की जो वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट हुई है, उससे पहले $17 मिलियन के बराबर की पेमेंट्स हो गई हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, और हुदैबिया की सेटलमेंट के लिए $3.25 मिलियन इन्वेस्ट किए गए थे। ये कोई मान सकता है इंसान कि मैंने इन्वेस्ट आपके पास किए $3.25 मिलियन, मैं कभी हिदायत देता हूं इधर पैसा भेज दो उधर पैसा भेज दो, 17 मिलियन आपने मुझे दे दिए। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिसंबर 2005 में पहली दफा मीटिंग हुई जिसमें बैठ के ये तय किया गया कि यार मुनाफा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी वजह क्या थी? क्या BVI जो कंपनीज का कानून है वो बदल गया था, इसलिए मीटिंग की जरूरत पड़ी? सर, ये जो डिस्क्लोजर की 2004 या 2005 के अंदर कानून आया था, जिसके अंदर बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्क्लोज करने की मैंडेटरी कर दिया गया था। आज एक और मजा का खेज बात उन्होंने की, अगर आपको याद हो तो उनसे मुज़ाक फंसेका का पूछा गया तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो तो उन्होंने सिर्फ कंपनी बनाई थी, उसके बाद तो उनका कोई लेना देना नहीं था। ओ भाई, वो कंपनी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको BVI वालों ने खत लिखा, आपने बताया बेनिफिशियल ओनर बताओ कौन है, उन्होंने कंपनी को लिखा और उस कंपनी ने उस लॉ फर्म को जिससे कोई लेना देना नहीं है उसको जवाब भी लेके दे दिया कि जी मरियम सफदर जो है बेनिफिशियल ओनर है। मतलब आज इतनी मजा का खेज एक थोड़ी हो रही थी, इसलिए बार बार मैं हंस रहा था।
नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने आज अदालत को यह भी बताया कि अदालत ने उनसे चंद सवालात कौन से पूछे हैं। वो कौन से सवालात हैं, आइए जरा देखते हैं। गल्फ स्टील मिल का वाजिबुल अदा कर्ज कैसे अदा किया गया? तारिक शफी ने अपने बयान हल्फी में यह बात जाहिर क्यों नहीं की कि उन्होंने 12 मिलियन दिरहम कैश में वसूल किए? मियां शरीफ ने अलसानी फैमिली को कैश में रकम क्यों दी जबकि उन्होंने कारोबार के लिए कर्जा लेने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया? 1980 से 1999 के दौरान मियां शरीफ के शेख जासिम के दरमियान होने वाले मुआहदे का रिकॉर्ड कहां है? क्या खानदान को मालूम था कि मियां शरीफ ने पैसे जमा करा दिए हैं? क्या नीलसन और नेस्कॉल के शेयर्स की मलकियत का कोई रिकॉर्ड मौजूद है जो हुसैन नवाज की जानिब से अदालत में जमा कराया जा सके? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कानून के तहत उस वक्त क्या जरूरियात थी? नीलसन और नेस्कॉल में शेयर्स की बेनिफिशियल मलकियत हुसैन नवाज को किन बुनियादों पर दी गई? मरियम नवाज का इस सब में क्या किरदार है? इंग्लिश कानून के तहत बेनिफिशियल ओनर की क्या नौयत है? एक सही ट्रस्ट के लिए क्या जरूरी होता है? अलसानी खानदान की जानिब से मियां शरीफ को वाजिबुल अदा बकिया रकम को मियां शरीफ के विरासती बंटवारे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? अगर लंदन फ्लैट अलसानी खानदान ने इस जायदाद के कारोबार से खरीदे जिनमें मियां शरीफ ने सरमायाकारी की, तो क्या यह हो सकता है कि मियां शरीफ ने फ्लैटों की खरीद के वक्त मालकाना हकूक हासिल कर लिए हों? जी नाज़रीन, ये वो सवालात थे जो कि हुक्मरान ख़ानदान से पूछे जा रहे हैं। असद उमर साहब, बतौर पिटिशनर पार्टी के आप अक्सर सुप्रीम कोर्ट में पाए जाते हैं, क्या इन सवालात के जवाब अब तक आए हैं? सर, सवाल के जवाब इस हद तक आए हैं जो मफरूज़े के बुनियाद के ऊपर और सुनी सुनाई बातों की बुनियाद के ऊपर दिए गए हैं। दस्तावेज़ात के सूरत में, सबूत की सूरत में हमें तो इनमें से किसी एक जवाब को भी अभी तक देखा नहीं है। इसीलिए जज साहिबान आज थोड़ा सा भ्रम भी हो रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने 3 महीने ज़ाया कर दिए हैं और वो 1 या 2 दस्तावेज़ात जिससे पूरा केस वाज़े तौर पे या स्याह या सफ़ेद हो सकता है, वो आप रख के बैठे में और आप देने को तैयार नहीं है। राइट, इस केस के सलमान राजा साहब जब एक गैर जानिबदार वकील की हैसियत से मीडिया पे अपने ख्यालात का नाज़रीन इजहार करते थे, तो मनी ट्रेल जो कि बार बार अदालत उज़्मा मौजूद जज साहिबान कह रहे हैं कि जनाब जब आपने मलकियत तस्लीम कर ली है तो मनी ट्रेल अब आपको देना है। इसी हवाले से सलमान राजा साहब जब एक प्रोग्राम में गए तो उनसे सवालात हुए कि जी आगे रास्ता क्या बनता है, तो सलमान राजा साहब ने गैर जानिबदार वकील की हैसियत से क्या बताया, आइए सुनते हैं। तो आपने बड़ा आसान सा ही कर दिया। एक जगह आप कह रहे थे कि इस बात का इम्कान है कि बजाय इसके कि फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए या लंबी तफ्तीशें करवाया जाए, अदालत इनसे, कमीशन इनसे डायरेक्टली पूछ सकती है कि जनाब आपने ये खरीदे हैं, आप खुद ही बता दें कि जनाब ये कहाँ से आपने खरीदे हैं। वो तो बड़ा आसान हो जाता है फिर। लेकिन बिल्कुल बात यूं ही है ना, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मकीन साहब आप घर में रहते हैं, ये आपने कैसे हासिल किया, मुझे शुबा है कि आपने डाला, तो आप अपना बैंक अकाउंट, अपनी सेल डीड, अपने टैक्स रिटर्न मेरे सामने रख देंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर अदालत ऐसा सवाल करे उसका जवाब देना पड़ेगा। या वो कहेंगे कि ये जवाब है, या अगर वो तकनीकी गुजर उठा लेते हैं और कहते हैं हम जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर उसके सियासी, कानूनी, अखलाकी मुज़मरात होंगे। जो भी कोई तासुर उभरेगा वो बहरहाल उभरेगा। लिहाजा अब सूरत हाल यही नजर आती है कि कुछ मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा, और वो मौक़िफ़ जो है अगर जानदार है तो सब सुर्खियों की अदालत से बाहर आ जाएंगे, के सामने बात ठीक हो जाएगी। तो ये एक इम्कानात में बिल्कुल एक कभी इम्कान है कि अदालत सवाल करे, कमीशन सवाल करे और वो उसका कोई वाज़ेह जवाब दे। जी नाज़रीन, सलमान अकरम राजा हार्वर्ड एजुकेटेड एक काबिल प्रोफेशनल वकील और जो गैर जानिबदाराना अपना व्यू पॉइंट इस पे दे रहे थे, आपने सुन लिया कि अगर मनी ट्रेल पेश ना किया गया और अदालत बिल्कुल ये सवाल कर सकती है तो इसके मुज़म्मरात होंगी। आज अदालत में भी यही आर्गूमेंट्स थे उनके। ये जाहिर है उनके बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं थे, लेकिन अगर आप मुझे ज़रा सी इजाज़त दें,
आज ही मैंने एक जवाब जमा कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मेरे ऑडिट हुआ, जो मैंने असासे अपने जमा कराए थे, उस पर उन्होंने सवाल भेजे। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम करना शुरू किया है कि जो मैंने जमा कराए उस पर कोई सवाल पूछ रहे हैं। उसमें सवाल एक ये था कि ये आप कह रहे हैं कि आपका इस्लामाबाद में एक फ्लैट है, लेकिन 2013 में जब आपने इलेक्शन लड़ा था उसमें तो आपने नहीं जाहिर किया था, तो आप बताएं कि ये कब खरीदा आपने? ये उससे पहले से आपकी मिल्कियत था या आप खरीदा गया? मैंने सेल डीड ली, सेल डीड की कॉपी लगाई, खत के साथ लगा के भेज दिया कि ये देखें जी अगस्त 2014 में खरीदा। इतना आसान होता है जवाब देना। तो ये तो सलमान राय साहब इतने दूर अंदेश हैं कि 3 नवंबर को उन्होंने मीडिया पे ये बात की कि ना सेल डीड पेश कर दें, मसला खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात ही एक्चुअली हुआ ये था 3 तारीख। सलमान राय साहब ने अभी तक क्यों नहीं पेश की? 3 तारीख को ही शायद, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मेरी तारीख 1 या 2 दिन से गलत हो, 3 तारीख को ही शायद जज साहब ने बेंच पर बैठ के ये कहा था कि आपने क्योंकि ये मलकियत मान ली है, वजीर आजम के वकील को एड्रेस करते हुए, अब बारे सबूत आप पर है। या तो आप कहते हैं ही नहीं हमारे, आप क्योंकि मान गए बारे सबूत आप पर है। वही बात जो है सलमान अकरम राजा भी कह रहे थे। अब सलमान अकरम राजा अपने मौक्कल से ज़ाहिर फीस लेके उनके खिलाफ तो नहीं बात कर सकते, लेकिन वो वाकई में कानून क्या समझते हैं, सही है, वो सारे पाकिस्तान के देखने के लिए। बिल्कुल। अब बारे सबूत के हवाले से भी सलमान राय साहब ने कहा था, अदील राजा हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस वक्त ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल मामला क्या है इस हवाले से भी सलमान राजा साहब ने बताया था। वजीर आजम के साहबजादों को क्या जवाब देना होगा वो भी सलमान राजा साहब ने बताया था। वकील बनने से पहले हुक्मरान खानदान के क्या बताया था, आइए सुनते हैं। असल मामला यहाँ ये है कि जो जायदाद, जो फ्लैट खरीदे गए, वो किस तरह खरीदे गए, रकम की तरसील कैसे हुई, उस हवाले से कोई जवाब अब देना होगा वज़ीर आज़म साहब के साहबजादों को, साहबजादी को। और उस जवाब से अगर अदालत मुतमईन हो जाती है और उस जवाब में तमाम बात खुल के सामने आ जाती है तो मामला खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देखेंगे अदालत मजीद तहकीक के लिए क्या लाया अमल अपनाती है। कमीशन का इंडिया तो दे ही दिया है अदालत ने। जी नाज़रीन, आपने देखा अगर दे देते हैं सारी चीजें तो मामला खत्म हो जाता है। मामला अभी तक खत्म किया सलमान राजा साहब ने वकील बनने के बाद? मामला बेचारे सलमान अकरम राजा के बस में नहीं है ना। सलमान अकरम राजा जिनके वकील हैं, जब वो सबूत देंगे नहीं अपने वकील को तो वकील ने उसके बाद आगे करना क्या है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो कौम है ना, उसके जहन में कोई शक शुबा बाकी रहा नहीं है। और लगता ये जाहिर है, ये हमारी एक कयास आराई है, गलत भी हो सकती है, लगता ये है कि जजेस के भी जहन में आज जो कमेंट्स थे, 5 जज में से कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसके जहन में ये शक रह गया है कि सबूत मौजूद हैं और दिए नहीं जा रहे, क्योंकि वो सबूत जो हैं वो शरीफ खानदान के खिलाफ जाते हैं, उनके हक में नहीं जाते। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो बारे सबूत के बारे में सलमान राजा साहब गैर जानिबदार वकील होते हुए मीडिया को क्या बताते रहे और प्रोफेशनल वकील होने के बाद उनका क्या आर्गूमेंट है अदालत में, वो भी आपको बताएंगे। और शहजी नकवी का एक बयान जो कि लंदन की हाई कोर्ट में जमा कराया गया था, वो भी आज जमा करवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें एक इंतहाई अहम चीज़ है कि शहजी नकवी ने लंदन की हाई कोर्ट में जिस बेसिस पे अपने पैसे रिकवर करवाए, और शहजी नकवी का हम आपको दिखा चुके हैं एफिडेविट आया, उसमें जिक्र है एक रिपोर्ट का, उस FIA की रिपोर्ट का, जिसको सलमान राजा साहब कहते हैं कि हम मानते ही नहीं। और शहजी नकवी इस एफिडेविट में लिखते हैं कि ना 5 साल हुकूमत पाकिस्तान उस पर तहकीकात करती रही, उस 5 साल की तहकीकात के बाद ये FIA की रिपोर्ट सामने आई थी। अब शहजी नकवी का ये वाला एफिडेविट माना जाएगा या एक सादा कागज पे जो हुसैन नवाज ने और सलमान राजा ने मंगवा के दोबारा अदालत में जमा करवाया? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब जो हार्वर्ड से पढ़े हुए एक इंतहाई अच्छे ज़हीन काबिल वकील हैं, गैर जानिबदाराना तौर पे जब उनसे पूछा गया था कि जनाब बारे सबूत किस पे है, तो उन्होंने कहा जी बारे सबूत बदलता रहता है, लेकिन अब लग रहा है कि अदालत ने बारे सबूत शरीफ खानदान पर रख दिया है। और मुतअद्दिद बार जज साहिबान ने, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह कहा कि जनाब क्योंकि आपने मलकियत तस्लीम कर ली है, अब बारे सबूत आप पे है। सलमान राजा साहब ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। देखिए, बारे सबूत ऐसे मुकदमात में बदलता रहता है, लेकिन यहाँ बड़ी वजाहत से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में यह किया जब हज़रत उमर की मिसाल दी और कहा कि जो सरबराह है मुमलिकत का, उस पर यह वाजिब है कि वो शफाफियत अपने हवाले से जो है उसको जाहिर करे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद में ये बारे सबूत जो था वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान पर डाल दिया था। जी नाज़रीन, आपने सुना
अब बारे सबूत के हवाले से हुक्मरान खानदान के वकला की क्या लाइन है? सर उनकी लाइन जो है इस वक्त वो बारे सबूत से आगे जा चुकी है। वो जैसे आप पहले बात कर रहे थे, आज वैसे सलमान अकरम राजा ने तो कानूनी तौर पे एक दलाइल दिए, लेकिन उसको अगर आप जोड़े ना, जो बार परवेज रशीद और साद रफीक और ये लोग जो बातें कर रहे हैं, तो ज़रा सी घबराहट की चीज़ नज़र आती है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है, ये आपका इख्तियार ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कमीशन बन भी गया तो वो कमीशन जो है वो जो भी फैसला कर दे उसकी बुनियाद के ऊपर सजा नहीं दी जाती। आप यही सलमान वहां पे साद रफीक साहब बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि किसी को इख्तियार नहीं है कि वो सजा दे सके वजीर आजम को। परवेज रशीद साहब जो है वो इसी किस्म की बातें कर रहे थे। तो उम्मीद ये है कि ये खालिसन कानूनी दलाइल दे रहे थे सलमान अकरम राजा साहब, और वो अपने मौकल की तरफ से सियासी मौकफ वहां पर नहीं पेश कर रहे थे। जो बेंच है उसको कोई पैगाम देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यानी कि अदालती इख्तियारात चैलेंज करके कोई पैगाम नहीं दिया जा रहा था। अगर मैं आपको मरियम औरंगजेब साहिबा जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, हुकूमत पाकिस्तान की आवाज़ हैं इस वक्त, उन्होंने क्या कहा था कि जनाब कोई कुछ नहीं कर सकता। मरियम औरंगजेब साहिबा की ये बातें सुनते हैं। हमारे वकला ने भी कहा कि कोई भी शख्स झूठ की बुनियाद पर और झूठे इल्जामात और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम को क्या एक MNA को भी डीसीट नहीं कर सकते। जी असद उमर साहब, कोई भी शख्स तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम, क्या मतलब है इस बात का? सर इस वक्त तो, और ये खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, केस सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अरशद शरीफ के प्रोग्राम पे तो सुना नहीं जा रहा है। तो जाहिर है वो पैगाम जिसको देने की कोशिश कर रही थी वो अरशद शरीफ को तो नहीं दे रही थी, वो असद उमर को नहीं दे रही थी, वो पैगाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रही थी। इसी तरीके से जो साद रफीक साहब ने कहा था, वो क्या चने लोहे के चने चबाया नहीं जाएगा, हजम नहीं किया जाएगा के सफ़े, वो उस बात के ऊपर के सफ़े कुछ आयब हैं। तो वो अगर आपको याद हो कि उसके बाद जज साहब ने फिर थोड़ी जिरा की थी इनके सलमान राजा से, और सलमान अकरम राजा ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि जो कहा गया था कोर्ट के बाहर वो गलत कहा गया था, और वाकई किताब के सफ़े मिसिंग है, और जो सवालात पूछे गए थे और जो कमेंट दिया गया था वो ठीक दिया गया था। वैसे अब आपको लग रहा है कि पूरी किताब ही फटी हुई है? सर ये किताब मिसिंग नहीं है, ये किताब जो है ना ये बनाई जा रही है, ये लिखी जा रही है। शहजी नकवी का, आपने कहा शहजी नकवी का जो एफिडेविट अब जमा करवाया गया, और नाज़रीन जो 1999 में लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीजन में जमा करवाया गया, वहां आप जब देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि FIA रिपोर्ट हुकूमत 5 साल की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, और ये बैक्ड अप है बहुत क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, इट्स सपोर्टेड बाय क्रेडिबल, इसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है। और आज जब सलमान राजा साहब FIA की रिपोर्ट का जिक्र है तो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा? अब आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाए जाए। शहजी नकवी का एक कि जी मैंने FIA रिपोर्ट पे इन्हिसार किया, और लंदन हाई कोर्ट जिसकी वजह से उन्होंने पैसे रिकवर करवाए जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है, उसमें वो कह रहे हैं जी मैंने सारे रिलायंस पे किया था और क्रेडिबल एविडेंस है, हुकूमत पाकिस्तान की 5 साल की इन्वेस्टिगेशन है। ये वकला कर क्या रहे हैं हुक्मरान खानदान के साथ? हमने तो सुना था कि लंदन का और बरतानिया का निज़ाम अदालत बहुत डेवलप, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। हमें तो आज उन्होंने बताया कि जी तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर प्रॉपर्टीज अटैच कर देते हैं किसी कंकॉक्टेड रिपोर्ट के ऊपर। वैसे सलमान कंकॉक्टेड रिपोर्ट, द FIA रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ 5-year इन्वेस्टिगेशन बाय एन एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इज सपोर्टेड बाय क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये मैंने नहीं जमा करवाया, आपने जमा करवा रहे, सलमान राजा साहब ने जमा करवाया। शेजी नकवी साहब जो हैं उनका जो ओरिजिनल जो एफिडेविट था और अब जो उन्होंने खत लेके दिया है उसमें तो 16 साल का 17 साल का फर्क है ना। उन्होंने अपनी बात, सलमान अकरम राजा साहब ने पहले उस रिपोर्ट का कंकॉक्टेड है और आधे घंटे के बाद उसी रिपोर्ट को कोट कर रहे थे, जिस पे जज साहब ने फिर पूछा कि जी आप फैसला कर लें, एक दफा ये कंकॉक्टेड है ये सच्ची रिपोर्ट है। में खत्म हो जाएगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब के 2 से 3 दिन के दलाइल शायद बाकी हैं अभी। वो तो कल खत्म करने उन्होंने। मैं तो रोज यही सुनता हूँ जी, मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन के दलाइल बाकी हैं, उसके बाद नईम बुखारी साहब का रिबटल, और उसके लिए मेरी इतलात है कि असद उमर साहब की जमात ने कोई 1500 सफ़े मजीद तैयार किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट जमा करवाने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।